नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया को पढ़ रहे थे और मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हमने दिल्ली सल्तनत और विजयनगर एम्पायर और मुगल एम्पायर इन तीनों को पूरी तरह से ख़त्म कर लिया है। उसके बाद हम लोग मुगल एम्पायर पर जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं उन सब एमसीक्यूज को हम लोग देख रहे हैं और इसका पहला पार्ट भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिया है और आज हम लोग इसका दूसरा पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में लगभग हम लोग 40 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे मुगल एम्पायर से रिलेटेड। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का पहला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस अकबर वाज इंथ्रोन्ड ऑन गेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ हुमायूंस डेथ, यानी कि हुमायूं के डेथ होने के बाद किस जगह पर अकबर की ताजपोशी हो जाती है। तो ये है कलानौर में होती है। कहाँ होती है? कलानौर में हो जाती है। तो अकबर वाज इंथ्रोन्ड एट कलानौर आफ्टर गेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ हुमायूंस डेथ। और हुमायूं की डेथ कैसे होती है? तो हुमायूं की डेथ होती है दीन ए पनाह लाइब्रेरी से गिरने के बाद। दीन ए पनाह लाइब्रेरी से हुमायूं गिर जाता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके पश्चात अकबर को इंथ्रोन्ड किया जाता है, यानी गद्दी पर बिठाया जाता है कलानौर में। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि द मेन एम ऑफ अकबर इन फाइटिंग द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज, यानी कि अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था हल्दी घाटी की बैटल को लड़ने का। तो उसका मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को हराना ही उसका मुख्य उद्देश्य था। तो राणा प्रताप को पता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ था। और जो अकबर था उसने किसको नियुक्त किया था लड़ने के लिए महाराणा प्रताप से? तो मान सिंह को नियुक्त किया गया था महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए, यानी कि सेनापति कौन था? मान सिंह था। तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द कमांडर ऑफ राणा प्रताप्स आर्मी इन बैटल ऑफ हल्दी घाटी, यानी कि हमने देख लिया कि अकबर का कमांडर कौन था। अब ये देखते हैं कि राणा प्रताप का कमांडर कौन था। तो राणा प्रताप का कमांडर था हाकिम खान। हाकिम खान जो था वो राणा प्रताप का कमांडर था। तो हाकिम खान सूर वाज द कमांडर ऑफ राणा प्रताप्स आर्मी इन बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी में जो हाकिम खान सूर था वो राणा प्रताप का कमांडर था। अब और ये युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना है आपको, 1576 ईस्वी में युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट मैट्रिमोनियल अलायंस विद राजपूत वाज एस्टेब्लिश्ड बाय अकबर विद द हाउस ऑफ, यानी कि पहला मैट्रिमोनियल अलायंस राजपूत के साथ किस वंश के साथ किया था अकबर ने? तो ये किया था कछवाहाज के साथ। कछवाहाज के साथ ये किया था। तो द फर्स्ट मैट्रिमोनियल अलायंस विद द राजपूत वाज एस्टेब्लिश्ड बाय अकबर विद कछवाहा राजपूत। कछवाहा राजपूत के साथ किया था। He went on a pilgrimage to the mausoleum of शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर। 1562 में ये मोइनुद्दीन चिश्ती के मौसोलियम पे गया था और उसी के बीच में ये अम्बेर से गुजर रहा था। और अम्बेर का राजा कौन था उस समय? अम्बेर का राजा था राजा बिहारी मल। राजा बिहारी मल जिसको भारमल भी कहते हैं। तो राजा बिहारी मल जो था वो वहाँ का राजा उस समय था। और उसी समय उसने जो है उसकी प्रिंसेस जो थी हरखा भाई यानी कि जोधा, उससे मैरिज का प्रस्ताव जो है रख देता है और राजा भारमल जो था उसने इसे एक्सेप्ट कर लेता है और उसी के साथ जो है उसकी जो है शादी हो जाती है हरखा बाई के साथ। तो पहला मैट्रिमोनियल अलायंस किसके साथ किया अकबर ने? तो ये किया कछवाहाज के साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं द मौसोलियम ऑफ विच चिश्ती संत वाज विजिटेड बाय अकबर, यानी किस चिश्ती संत का मौसोलियम को दरगाह को अकबर ने विजिट किया था? तो वो था मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह को अकबर ने विजिट किया था। तो अकबर जो था वो चिश्ती जो सिलसिला था, चिश्ती सेक्ट, उसका जो है फॉलोअर था, वो उसको सपोर्ट किया करता था। तो ही फ्रिक्वेंटली विजिटेड द मौसोलियम ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह था अजमेर में वो वहाँ बार बार जाया करता था और वहाँ पर वो वहाँ पर जाकर चादर चढ़ाया करता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग राजपूताना स्टेट डिड नॉट एक्सेप्ट द सुप्रीमेसी ऑफ अकबर विलिंगली, यानी कि
अकबर से कौन सा जो राजपूताना स्टेट था जिसने कभी उसकी सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट नहीं किया, उसके सामने सबड्यू नहीं किया, हार नहीं मानी, वो था मेवाड़। वो कौन सा था? मेवाड़। और मेवाड़ का राजा कौन था? राणा प्रताप था। राणा प्रताप के साथ 1576 ईस्वी में युद्ध भी होता है, लेकिन हल्दी घाटी की युद्ध होती है, लेकिन हल्दी घाटी की युद्ध में जो है वो महाराणा प्रताप जो है वो हार नहीं मानता है। लेकिन बाद में जाके राणा प्रताप का जो बेटा होता है राणा अमर सिंह, वो जहांगीर के साथ एक ट्रीटी साइन कर लेता है। 1615 ईस्वी में एक ट्रीटी साइन कर लेता है, शांति समझौता साइन कर लेता है, लेकिन वो भी महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्गावती हु फाउट अगेंस्ट अकबर वाज द क्वीन ऑफ। दुर्गावती जो अकबर के साथ लड़ी थी वो कहाँ की क्वीन थी? तो वो क्वीन थी मांडला की। कहाँ की क्वीन थी? मांडला की वो क्वीन थी। तो अकबर ने गोंडवाना पर अटैक कर दिया। 5000 अपने कैवलरी घुड़सवारों के साथ जो है 5000 घुड़सवारों के साथ उसने गोंडवाना पर अटैक कर दिया। उस समय गोंडवाना का जो राजा था वीर नारायण, वह एक माइनर था और उसकी माता जो थी दुर्गावती, वो वहाँ पर उसके नाम से शासन कर रही थी। तो उसी के समय में अकबर और दुर्गावती के बीच में युद्ध हो जाता है, लेकिन उस युद्ध में जो है दुर्गावती की हार हो जाती है और अकबर जीत जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूसुफ शाह चक द लास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर वैली, जिसे हु वाज एक्साइल्ड इन बिहार बाय मुगल एम्पेरर अकबर वाज बरीड इन। यानी यूसुफ शाह चक जो कश्मीर वैली का लास्ट मुस्लिम रूलर था, उसे बिहार में बंदी बना दिया गया था। उसे कहाँ दफनाया गया था? तो उसे दफनाया गया था नालंदा में। और नालंदा कहाँ पर है? नालंदा जो है बिहार में है। तो यूसुफ शाह चक वाज अ रूलर ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग 1979 से 1586, 1579 से 1586 तक वो राजा था और उसे बिहार में एग्जाइल कर दिया गया था, बंदी बना लिया गया था। और जिस मृत्यु के बाद उसे जो है नालंदा में उसका जो है उसको दफना दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबुल फजल्स डेथ वाज कॉज्ड बाय। अबुल फजल की मृत्यु जो है किसके कारण से होती है? तो वो होती है प्रिंस सलीम के कारण से। प्रिंस सलीम के कारण से उसकी मृत्यु होती है। तो अबू फजल की डेथ का जिम्मेदार कौन था? तो प्रिंस सलीम जो था उसका जिम्मेदार था। तो व्हेन प्रिंस सलीम स्टार्टेड बिहेविंग एज इंडिपेंडेंट किंग बिकेम रिबेलियन। जब प्रिंस सलीम जो है जब इंडिपेंडेंट किंग की तरह काम करना शुरू कर दिया तो वो एक रिबेलियन हो गया और उसने वीर सिंह बुंदेला को जो है उसे भेजा था अबुल फजल को मारने के लिए। और व्हेन जहांगीर बिकेम एम्पेरर ही रिवॉर्डेड वीर सिंह बुंदेला फॉर 3000 मनसब। जब जहांगीर जो है जब गद्दी पर बैठता है तो उसको वीर सिंह बुंदेला को उसने 300 मनसब दिए थे। मनसब का मतलब होता है कि घुड़सवार वगैरह या फिर कैवेलरी या फिर हाथी वगैरह जो देना होता है वो मनसब होता है। और ये उसके साथ ही ज़मीन भी दिया जा सकता है। तो ये बात हुई थी कि वीर सिंह बुंदेला को उसने भेजा था मारने के लिए अबुल फजल को। अबुल फजल की मृत्यु के बाद उसे जो है 3000 मनसब दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट कंड्यूसिव इन एस्टेब्लिशिंग अकबर एज अ नेशनलिस्ट। यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसे देखने के बाद ये नहीं बताया जा सकता कि वह एक नेशनलिस्ट था। तो सबसे पहला नंबर ऑप्शन नंबर ए कहता है अकबर हैड फोरसेकन इस्लाम। ये स्टेटमेंट तो गलत है, पहले ही अकबर ने इस्लाम जो है वो इस्लाम को नहीं छोड़ा था। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी एंड यूनिटी इन लॉ, ये बिल्कुल करेक्ट है, उसने काफ़ी ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए थे। दूसरा अकबर्स एफर्ट एट कल्चरल यूनिटी, वो हिंदू और मुस्लिम को भी एक करने के लिए और फिर कल्चर को भी एक करने की काफ़ी कोशिश की थी। और रिलीजियस पॉलिसी भी उसका काफ़ी टॉलरेबल था। तो ऑप्शन बी सी डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। यह जो अकबर को ये नहीं दर्शाता है कि अकबर एक नेशनलिस्ट था थ्रू अकबर हैड फोरसेकन इस्लाम। The Akbar was the first among the monarchs of medieval India who raised the policy of religious tolerance to the pinnacle of secularism। मतलब अकबर पहला मोनार्क था मीडिएवल इंडिया का जिसने सेकुलरिज्म की पॉलिसी अपनाई थी। सेकुलरिज्म की पॉलिसी मतलब रिलीजियस टॉलरेंस, मतलब हर धर्म को वो समान दृष्टि से देखता था। और उस समय की जो सोशो पॉलिटिकल कंडीशन भी थी वो अकबर सोचता था कि ये सोशो पॉलिटिकल कंडीशन को चेंज करने के बारे में वो सोच रहा था कि कैसे हिंदूज और मुस्लिम जो है एक हो जाए और जो है हम आसानी से शासन कर सके सब पर। इस जो हिंदू और मुस्लिम को एक करने के लिए उसने क्या किया था कि बहुत सारे हिंदूज पे जो टैक्स वगैरह लगता था उसको उसने कम किया था और इबादत खाना भी खोला था। जैसे उसने सबसे पहले तो पिलग्रिमेज टैक्स और जजिया को उसने ख़त्म किया। उसके बाद उसने
पूजा करने का अधिकार दिया कि हिंदू अगर चाहे तो मंदिर में जाकर पूजा कर सकता है, मुस्लिम चाहे मस्जिद में जाकर पूजा कर सकता है, क्रिश्चियन जो है वो चर्च में जाकर पूजा कर सकता है। उसके बाद उसने क्या किया कि मैट्रिमोनियल अलायंस जो है हिंदू के साथ, यानी कि हिंदुओं के साथ शादी करना शुरू कर दिया, ताकि जो राजपूताना किंग्स वगैरह जो उस समय विद्रोही थे वो उसके पक्ष में आ जाए और उनके साथ युद्ध न हो। हिंदुओं को उसने जो है सिविल और मिलिट्री पोस्ट में काफ़ी ऊंचा पोजीशन भी दिया, जैसे राजा तोडरमल था या फिर अमर सिंह था, सेनापति था। बहुत सारे हिंदू स्क्रिप्चर्स का ट्रांसलेशन करवाया उसने, इबादत खाना की स्थापना की, टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करने का उसने काम दिया, बहुत सारे मंदिर बनवाया, और उसके साथ ही हिंदू के सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म लाने की उसने कोशिश की, ताकि जो रिलीजियस हार्मनी है वो बने सके और जो है लोग जो है सद्भावना के साथ रह सके। लेकिन उसने कभी इस्लाम को फोर्सेक नहीं किया था, यानी कि इस्लाम को कभी नकारा नहीं था, इस्लाम का त्याग नहीं किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काउजेज ऑफ अकबर्स पॉपुलैरिटी वाज, यानी कि अकबर की पॉपुलैरिटी का क्या कारण था। तो अकबर ने मनसबदारी सिस्टम चलाया था, उसकी रिलीजियस पॉलिसी भी काफ़ी टॉलरेंट थी, लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी उसका काफ़ी अच्छा था, और उसने सोशल रिफॉर्म करने की भी काफ़ी कोशिश की थी। यानी कि A, B, C, and D इज़ द करेक्ट आंसर। यानी कि अकबर ने क्या किया था, अकबर ने सबसे पहले तो जजिया को ख़त्म किया, जजिया के बाद पिलग्रिमेज टैक्स जो था उसको ख़त्म किया, स्लेवरी को जजिया कब ख़त्म किया, तो जजिया को ख़त्म किया 1564 ईस्वी में, पिलग्रिमेज टैक्स को ख़त्म किया 1563 में, और स्लेवरी को ख़त्म किया उसने 1562 में। साथ ही उसने जो है सती प्रथा को भी ख़त्म किया था। उसके साथ ही उसने क्या किया, चाइल्ड मैरिज पर भी बैन लगाया था, और उसके बाद उसने जो है जो गर्ल्स की एज जो है मैरिज की एज उसे 12 कर दिया था, और जो बॉयज़ की मैरिज की एज है उसे बढ़ाकर 14 कर दिया था, और उसने मनसबदारी सिस्टम भी चलाया था। तो ये सब कारण से जो है अकबर काफ़ी पॉपुलर था उस समय के समाज में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग एम्पेयर्स में बी कॉल्ड एन एनलाइटेंड डिस्पोट। किसे एनलाइटेंड डिस्पोट कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अकबर को। अकबर को एनलाइटेंड डिस्पोट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अकबर को एनलाइटेंड डिस्पोट, तो इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि वह एक तरह से सेकुलर एम्पेयर था। वो हिंदुओं और मुस्लिम को दोनों को एक समान देखता था, सबके रिलीजन का सम्मान किया करता था। हालांकि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी वो सबका सम्मान किया करता था, तो इसलिए जो है उसे एनलाइटेंड डिस्पोट जो है वो कहा गया। और साथ ही जो है उसने जो है जो उस समय के जितने भी धर्म थे उन धर्मों को मिलाकर एक अलग से धर्म बनाने की भी कोशिश की थी, ताकि लोग जो है उन सब धर्मों एक धर्म के अगर हो जाएंगे तो लोगों में सद्भावना बनी रहेगी। तो देयरफॉर ही इज कंसिडर्ड एज एन एनलाइटेंड डिस्पोट लाइक क्वीन एलिजाबेथ ऑफ इंग्लैंड और फ्रेडरिक द ग्रेट के, जो जिसने ये कहा था कि सबको इक्वल बिफोर द लॉ रहना चाहिए, यानी कि लॉ के कानून के समक्ष जो है हर कोई इक्वल है। तो ये भी काम किया था अकबर ने। अकबर के समय में कानून के समक्ष जो है चाहे कोई भी हो वो इक्वल हुआ करता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है Who among the following had ordered that a man should marry only one wife and could marry another only when the first wife was barren? यानी किसने यह ऑर्डर दिया था कि एक आदमी एक समय में एक ही पत्नी रख सकता है और जो है दूसरी पत्नी तभी रख सकता है जब दूसरी पत्नी को उसने तलाक दे दिया हो। तो ये ऑर्डर दिया था अकबर ने। ये ऑर्डर किसने दिया था, अकबर ने ये ऑर्डर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट अंडर द रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल मशीनरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग अकबर रेन, यानी कि अकबर के शासन के समय में हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट कौन था, तो वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो था वो मीर बख्शी हुआ करता था। मीर बख्शी शुरू से ही दिल्ली सल्तनत के शासनकाल के होने के बाद से ही मीर बख्शी नाम का पोस्ट जो था वो आर्मी के लिए, मिलिट्री डिपार्टमेंट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हुआ करता था। तो मीर बख्शी was responsible for the recruitment and designation of proper rank and fixing pay for soldiers, यानी कि पहले तो मीर बख्शी का काम ये हुआ करता था कि वो सोल्जर्स को रिक्रूट भी किया करता था और साथ में उसका जो है पे फिक्सेशन भी किया करता था। लेटर इन 1575 अकबर ऑर्गेनाइज्ड हिज सोल्जर बाय मनसबदारी सिस्टम। 1575 के बाद अकबर ने जो है अपने सोल्जर को मनसबदारी सिस्टम के साथ जोड़ दिया था। मनसब का उसमें मतलब होता था रैंक, यानी किस रैंक पे कौन है उसका मतलब होता था मनसब। और मनसबदारी सिस्टम में किसी किसी को हाथी घोड़ा ये सब रखने की इजाज़त थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलिट्री सिस्टम इन द रेन ऑफ अकबर वाज बेस्ड ऑन, जो मिलिट्री सिस्टम होता था अकबर के समय में वो किस बेसिस पर था, तो वो था मनसबदारी सिस्टम के बेसिस पर था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इट वाज इसेंशियल टू हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी फॉर एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर एंड मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर। तो उस समय एक तो एम्पायर के एक्सपेंशन के लिए और पीस ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक आर्मी की आवश्यकता होती थी। तो अकबर ने क्या किया कि अकबर ने अलाउद्दीन खिलजी का जो पुराना मॉडल था दाग और चेहरा का, दाग यानी ब्रांडिंग ऑफ फोर्सेज और चेहरा मतलब डिस्क्रिप्टिव इमेज ऑफ इच सोल्जर या सोल्जर को आइडेंटिटी कार्ड देना, ये अकबर ने फिर से शुरू कर दिया था। और उसने जब 1575 ईस्वी में मनसबदारी सिस्टम को चलाया, और मनसबदारी सिस्टम में जो मनसबदार होते थे वो एक डेजिग्नेशन पर होते थे और उनके अंडर में एक आर्मी जो है वो काम किया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट पर्सन टू बी गिवन प्रॉपर स्टेटस ऑफ दीवान बाय अकबर वाज, यानी अकबर ने किस व्यक्ति को दीवान घोषित किया था पहली बार, तो वो था मुजफ्फर खान तुर्बाती। मुजफ्फर खान तुर्बाती। तो दीवान जो था पर्शियन वोकैबुलरी से आया था, पर्शियन लैंग्वेज का एक वर्ड था, और जो है दीवान का मतलब होता था कि जो ट्रेजरी वगैरह जो होते हैं, ट्रेजरी का जो रखवाली करने वाला होता है उसे दीवान कहा जाता था। तो दीवान डेजिग्नेशन वाज अडॉर्न्ड बाय मुजफ्फर खान तुर्बाती, राजा तोदरमल एंड ख्वाजा शाह मंसूर, यानी कि मुजफ्फर खान तुर्बाती, राजा तोदरमल और ख्वाजा शाह मंसूर को दीवान जो है वो बनाया गया था। लेकिन सबसे पहले जो दीवान बनाया गया था वो मुजफ्फर खान तुर्बाती को बनाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर वाज बोरोड फ्रॉम द सिस्टम फॉलोड इन, यानी मनसबदारी सिस्टम जो लाया था वो कहाँ से आया था, किस देश से लाया गया था, तो वो मंगोलिया से लाया गया था। तो मनसबदारी सिस्टम जो है वो सबसे पहले मंगोलिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। किसके समय में? गंगेज खान के समय में उसे इंट्रोड्यूस किया गया था। अब आपको ये मिलाना है कि एक तरफ एम्पेयर्स का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ टॉम्स का नाम दिया हुआ है कि इस किस एम्पेयर का टॉम जो है वो कहाँ पर है। तो बाबर का टॉम कहाँ पर है? तो बाबर का टॉम कहाँ पर है? बाबर का टॉम है काबुल में। अकबर का टॉम कहाँ पे? अकबर का टॉम है सिकंदरा में। जहांगीर का टॉम कहाँ पे? तो जहांगीर का टॉम है लाहौर में। और शाहजहां का टॉम कहाँ पर है? तो वो है आगरा में। यानी कि बाबर का टॉम है सिकंदरा में, बाबर का टॉम है काबुल में, अकबर का है सिकंदरा में, जहांगीर का है लाहौर में और शाहजहां का है आगरा में। यानी कि 3412 इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने दीन-ए इलाही किस वर्ष लॉन्च किया था। तो अकबर ने दीन-ए इलाही जो लॉन्च किया था वो किया था 1582 में दीन-ए इलाही लॉन्च किया था। दीन-ए इलाही किस प्रकार का धर्म था? तो दीन-ए इलाही जो है वो सारे धर्मों को मिलाकर एक धर्म बनाया था अकबर ने, जिसे बहुत लोग उस समय जिसे उतना फेम उस समय नहीं मिल पाया और बहुत सारे लोगों ने उसे ज्वाइन नहीं किया था। एक हिंदू में केवल बीरबल जो था उसने एक्सेप्ट किया था दीन-ए इलाही को, बाकी जो है राजा भगवान दास और मान सिंह ने जो है रिफ्यूज कर दिया था दीन-ए इलाही धर्म को अपनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत इज टाइटल्ड एज। पर्शियन ट्रांसलेशन जो है महाभारत का उसका टाइटल क्या है, किस नाम से उसे ट्रांसलेट किया गया है? तो उसे ट्रांसलेट किया गया है रजमनामा के नाम से, रजमनामा के नाम से उसे ट्रांसलेट किया गया है। और जो उसमें महाभारत जो था उसको किसके किसके द्वारा ट्रांसलेट किया गया था? तो बदायूं, अबुल फजल और फैजी के द्वारा मिलकर इसे ट्रांसलेट किया गया था। लेकिन अगर आपसे कहीं अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि किसी एक का नाम, तो आपको बदायूं का नाम लेना है। बदौनी जो है ऑलरेडी ट्रांसलेटेड रामायण को ट्रांसलेट किया था, फैजी ने ट्रांसलेट किया था लीलावती को, और अबुल फजल ने ट्रांसलेट किया था कालिया दमन को, पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। यानी बदौनी ने रामायण को, फैजी ने लीलावती को और अबुल फजल ने कालिया दमन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है तवाकत ए अकबरी किसने लिखा था? तवाकत ए अकबरी जो है वो किसने लिखा था? तो वो लिखा था ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने उसे लिखा था, तवाकत अकबरी को लिखा था ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग वाज अवार्डेड विद ऑनर ऑफ जरी कलाम बाय किंग अकबर। किसे जरी कलाम की उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा? तो वो दिया गया था मोहम्मद हुसैन को। मोहम्मद हुसैन को जरी कलाम की उपाधि दी गई थी। तो मोहम्मद हुसैन फ्रॉम कश्मीर जो था वो फेमस राइटर था अकबर के कोर्ट में, जिसे जरी कलाम की उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जैन monk who stayed for few years in the court of Akbar and was honored with the title of
जगत गुरु वाज, यानी कि कौन सा जैन monk था जो अकबर के कोर्ट में कुछ दिन रहा था और अकबर ने उसे जो है जगत गुरु की उपाधि दी थी? वो थे हरि विजय सूरी, हरि विजय सूरी। तो अकबर के कोर्ट में दो जैन थे, पहला थे हरि विजय सूरी जिन्हें जगत गुरु की उपाधि दी थी, और दूसरे जो जैन थे उनका नाम था जीन चंद्र सूरी, जीन चंद्र सूरी, जिसे युग प्रधान का टाइटल जो है वो दिया था अकबर ने। अकबर ने इसे क्यों प्रभावित हुआ था? अकबर इन लोगों के नॉन वायलेंस का जो इन लोगों का वो था, नॉन वायलेंस का ये लोग जो वो करते थे, प्रीच किया करते थे, लोगों को नॉन वायलेंस के बारे में समझाया करते थे, इससे अकबर काफ़ी प्रभावित हुआ था। और प्रभावित होने के बाद जो है इन लोगों को हरि विजय सूरी को जगत गुरु की और जीन चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस पेंटर ऑफ मुगल एम्पेयर अकबर वाज, यानी कि अकबर के समय का फेमस एम्पेयर जो था, फेमस पेंटर, वो कौन था? वो था दासवंत। दासवंत जो था वो अकबर के समय का फेमस पेंटर हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द रूलर ऑफ इंडिया व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड, यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था तो उस समय का रूलर कौन था? तो उस समय इंडिया में रूलर था अकबर। और ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन किस वर्ष हुआ था? तो 1600 AD में हुआ था। फर्स्ट इंग्लिश मैन विजिटेड अकबर्स कोर्ट वाज, अकबर के कोर्ट में पहला जो इंग्लिश मैन था, इंग्लैंड का आदमी, वो कौन विजिट किया था? तो वो किया था रैल्फ फिच। रैल्फ फिच जो है 1583 से 86 के बीच में वो इंडिया आया था और वो अकबर के दरबार में गया था। अब बोले, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ अकबर्स रिजीम इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि इन सब चीज़ों को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि सबसे पहले क्या आया था। तो सबसे पहले जो है वो अकबर ने जजिया को अबॉलिश किया, किस वर्ष किया? तो 1564 ईस्वी में। उसके बाद इबादत खाना को बनवाया था, तो इबादत खाना को कब बनवाया गया? तो 1575 ईस्वी में। उसके बाद उसने जो है मजहरनामा साइन किया था, मजहरनामा साइन किया 1579 ईस्वी में, और दीन इलाही जो है उसने 1582 ईस्वी में उसने साइन किया था, यानी कि जजिया का अबोलिशन किया 1564 में, इबादत खाना बनवाया 1575 में, 1579 में उसने जो है मजहरनामा को साइन किया और दीन इलाही धर्म की स्थापना की 1582 में, यानी कि 1 2 3 4 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने किस वर्ष बंगाल और बिहार को जो है बंगाल को बिहार में मिला दिया था? तो वो मिला दिया था 1576 ईस्वी में मिला दिया था। तो दाऊद खान सक्सीडेड हिज फादर सुलेमान करारानी इन 1572 आफ्टर हिज डेथ, यानी कि सुलेमान करारानी की मृत्यु के बाद दाऊद खान जो है वो गद्दी पर बैठा। दाऊद खान इन्वेडेड पटना मुगल फोर्ट पर उसने आक्रमण कर दिया। अकबर ने उसके बाद क्या किया? अकबर ने उसके बाद मुनीम खान को वहाँ भेज दिया कि जाकर दाऊद खान के रिवोल्ट को जो है वो सप्रेस किया जाए। मुनीम खान ने दाऊद को हरा दिया बैटल ऑफ बक्सर में, और बैटल युद्ध में हरा दिया 1574 ईस्वी में। उसके बाद दाऊद जो है वो वहाँ से छोड़ के बंगाल भाग गया था। तो 1576 ईस्वी में उसके बाद जाके अकबर ने बंगाल और बिहार को एक कर दिया था, ताकि विद्रोह जो है कम किया जा सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस दो अस्पा एंड सी अस्पा, यानी कि दो अस्पा और सी अस्पा का मतलब क्या, किसने जो है इंट्रोड्यूस किया था? तो ये किया था जहांगीर ने। जहांगीर ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। और दो अस्पा का क्या मतलब था? तो दो अस्पा का मतलब था कि जो सवार रैंक के मनसबदार जो होते हैं उनको सवार रैंक के हिसाब से डबल हॉर्स को मेंटेन करना पड़ेगा, यानी कि सवार जो है वो 1 हॉर्स को मेंटेन कर रहा है तो मनसबदार को 2 हॉर्स को मेंटेन करना पड़ेगा। और सी अप्सा का मतलब क्या होता है? सी अप्सा का मतलब ये होता है कि सवार अगर 1 हॉर्स को अगर मेंटेन कर रहा है तो मनसबदार को उस समय 3 हॉर्स को मेंटेन करना पड़ता था, इसका मतलब था सी अस्पा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मुगल मनसबदार, मुगल के मनसबदारी सिस्टम के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो जाट एंड सवार रैंक्स वर ग्रांटेड, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जाट और सवार रैंक्स को जो है वो दिया गया था। मनसबदार्स वर हेरिडेटरी ऑफिसर्स, ये स्टेटमेंट गलत है, मनसबदार जो थे हेरिडेटरी नहीं हुआ करते थे। देयर वर 3 कैटेगरी ऑफ मनसबदार्स, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। और दे वर पेड सैलरीज बाय द दीवान ऑफिस, ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, यानी कि ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
तो मनसबदारी का जो है 3 स्केल होता था। एक होता था मनसबदार, जिसमें जो है 500 जाट और उससे कम आदमी होते थे। दूसरा होता था आमिर, आमिर में 500 से लेकर 2500 जाट होते थे। और उसका होता था आमिर ए आजम, जिसमें 2500 से लेकर 2500 से ज़्यादा जाट हुआ करते थे। और जो मनसबदारी था वो हेरिडेटरी नहीं था, और जागीर जो है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता था अपने बेटे को और उसकी मृत्यु के बाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन हुज रेन वाज द ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ साइन बिटवीन मुगल एंड राणा ऑफ मेवाड़। अभी हमने पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ जो किसके किसके बीच साइन हुआ था, तो राणा प्रताप के बेटे के बीच और जहांगीर के बीच जो है वो साइन हुआ था जब राणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी उसके बाद 1615 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था Who of the following was sent first by East India Company in the court of जहांगीर। ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन सा आदमी जो है पहले जहांगीर के कोर्ट में आया था, तो वो था विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस जो है वो 1608 ईस्वी में जो है वो जहांगीर के कोर्ट में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि whom of the following English man did जहांगीर रिस्पेक्टेड विद इंग्लिश खान, यानी कि किस को जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, तो वो दिया था विलियम हॉकिंस को। विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर थॉमस रो केम टू इंडिया एज ब्रिटिश एम्बेसडर ड्यूरिंग द रेन। और सर थॉमस रो जो है किसके शासन में इंडिया आए थे, तो वो आए थे जहांगीर के शासन में वो इंडिया आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डच ट्रैवलर हु हैज गिवन अ वेरी वैल्यूएबल अकाउंट ऑफ रेन ऑफ अकबर वाज। किसने जो है अकबर जहांगीर के रेन के बारे में, शासन के बारे में बहुत डिटेल्ड एक मतलब वो डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया है, तो वो दिया है फ्रांसिस्को पेलसर्ट ने वो दिया है। फ्रांसिस्को पेलसर्ट इज द करेक्ट आंसर। तो पीटर मंडी जो है, पीटर मंडी कब आया था इंडिया, तो शाहजहां के समय में आया था। निकोलो मुनुकी जो है वो एक इटालियन ट्रैवलर था, और वो जो है वो कब आया था इंडिया, जब इंडिया में सक्सेशन वॉर चल रहा था उस समय वो इंडिया आया था। और विलियम हॉकिंस तो आपको पता ही है, विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय में इंडिया आया था। लेकिन फ्रांसिस्को पेलसर्ट जो था उसने जो है एक मतलब काफ़ी यूनिक अकाउंट लिखा है मुगल एम्पायर का, जिसका नाम था रेमोन्स्ट्रेंटी। रेमोन्स्ट्रेंटी में उसने जो है मुगल एम्पायर के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल पेंटिंग रिच्ड इज जेनिथ अंडर, यानी मुगल पेंटिंग किसके शासनकाल में ऊंचाई पर पहुंचा था, तो वो था जहांगीर। और जहांगीर के शासनकाल में उस्ताद मंसूर और उस्ताद हसन नाम के 2 इम्पोर्टेंट पेंटर जो है वो रहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पेयर रोट हिज ऑटोबायोग्राफी इन पर्सियन। किस मुगल एम्पेयर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी जो है वो पर्सियन लैंग्वेज में लिखी है, वो लिखी है जहांगीर ने। जहांगीर ने लिखी है पर्सियन लैंग्वेज में, और उसका क्या नाम था, तुजुक ए जहांगीरी जो है उसने पर्सियन लैंग्वेज में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ द फॉलोइंग हु हैड रिबेल्ड अगेंस्ट द मुगल एम्पेयर जहांगीर, यानी इनमें से किसने जो है मुगल एम्पेयर जहांगीर के खिलाफ जो है वो रिबेलियन किया था, रिवोल्ट किया था, वो था खुर्रम, महाबत खान और खुसरो। खुर्रम, महाबत खान और खुसरो जो है उसने जहांगीर के खिलाफ जो है वो रिवोल्ट किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इमादुद्दौला टॉम्ब एट आगरा वाज बिल्ट बाय। इमादुद्दौला का टॉम्ब जो है आगरा में वो किसके द्वारा बनवाया गया था, तो वो बनवाया गया था नूरजहां के द्वारा। किसके द्वारा बनवाया गया था, नूरजहां के द्वारा उसे बनवाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ बिल्डर के नाम दिए हुए हैं और मोन्यूमेंट के नाम दिए हुए हैं, यानी किसने क्या बनवाया था, तो बाबर ने क्या बनवाया था, तो बाबर ने बनवाया था जामा मस्जिद। बाबर ने बनवाया जामा मस्जिद, हुमायूं ने बनाया दीन पनाह, अकबर ने जहांगीर का अकबर ने बनवाया जहांगीरी महल, और जहांगीर ने जो है अकबर का मौसोलियम जो है वो कंप्लीट करवाया था। यानी बाबर ने बनवाया जामा मस्जिद, हुमायूं ने बनवाया दीन पनाह, अकबर ने बनाया जहांगीरी महल, और जहांगीर ने अकबर का मौसोलियम जो था उसको कंप्लीट करवाया था। यानी 1 2 3 4 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने लगभग 40 क्वेश्चन मुगल एम्पायर पर डिस्कस किए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। और आने वाले वीडियो में हम लोग जितने भी MCQs बचे हुए हैं उन सबको भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।